बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में तफसीली वीडियो है, जो कि एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो इंसान का जो ब्रेन है वो आस्ता आस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और फिर जो ब्रेन सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो डिमेंशिया की सबसे कॉमन कॉज है। डिमेंशिया बेसिकली ये होता है कि जो आपका जो सोच है यानी थिंकिंग है, फिर आपका जो बिहेवियर है, फिर जो सोशल स्किल्स हैं, जो आपकी एक तरह की इंडिपेंडेंट काम करने की सलाहियत में मददगार साबित होती हैं, वो उनका जो है ना लगातार डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये डिमेंशिया की सबसे कॉमनेस्ट काज है। ये दुनिया में काफ़ी बीमारी ज़्यादा है, और ज़्यादा जो लोग हैं जो 65 प्लस उनमें इस चीज़ का ज़्यादा चांस होता है। अच्छा, इसमें यह कि जो अर्ली साइंस इसमें क्या होता है कि जो इंसान जो है ना अपनी जो रिसेंट मेमोरी है उसकी जो मतलब जो वो खोना शुरू कर देता है, और फिर जो गुफ्तगू है मतलब जो कोई बिल्कुल जो कुछ चंद दिन पहले कोई गुफ्तगू की थी वो भूलना शुरू हो जाता है। फिर यह कि जब जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है तो वो जो है ना इंसान की जो याददाश्त है वो बिल्कुल एक तरह की कमज़ोर यानी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और फिर जो ना जो इंसान जो डेली मतलब डेली के जो रूटीन के काम होते हैं वो भी उसको करने में मुश्किल पेश आती है। जो इसकी ऐसा कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन यह कि जो मेडिकेशन इसके लिए आती हैं वो कुछ अर्सा तक आपकी जो इसकी जो सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकती हैं, और जो है ना मतलब जो है ना डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती हैं। अच्छा, फिर यह कि जो अगर बहुत ज़्यादा जब एडवांस स्टेज में जो बीमारी ये चली जाए तो भाई जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो बहुत बहुत हद तक वो एक तरह का ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, फिर मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। अच्छा, इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात कर रहा हूँ। तो पहले तो इसकी जो सिम्टम्स जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी जो सिम्टम ये है कि जो आपका मेमोरी लॉस है वो इसकी जो एक तरह की सिम्टम है, और उसमें जब मेमोरी ख़त्म इंसान की याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है तो उसमें ज़ाहिर है जो उसकी ज़िंदगी में कुछ बिल्कुल रिसेंट किस्म के जो इवेंट्स हैं या फिर कोई गुफ्तगू उसने किसी से की है वो भूलना शुरू हो जाती है, और फिर यह कि आस्ता आस्ता ये चीज़ें जो मेमोरी जो मतलब लॉस जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। शुरू में इंसान को जो है ना थोड़ा अंदाज़ा होता है कि उसकी जो है ना उसको चीज़ें भूलती जा रही हैं, और लेकिन यह कि उसमें फिर यह कि फिर जब बहुत ज़्यादा वो डिजीज़ बढ़ती है तो वो भी उसकी एक तरह की सलाहियतें कम हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, मेमोरी पे फिर थोड़ा और ज़्यादा वो तफसील से बात करते हैं कि मेमोरी में क्या गड़बड़ होती है। इसमें यह होता है कि एक तो ये कि इंसान हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा मेमोरी लैप्स का चक्कर होता है, लेकिन जो अल्जाइमर डिजीज़ में जो है ना वो बेसिकली एक तरह का परसिस्ट करता है, मतलब वो बढ़ता चला जाता है, और फिर वो और ज़्यादा मतलब एक तरह की शदीद किस्म की ना वो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है इंसान को, जिसकी वजह से मतलब यह कि जो लोग मतलब जो है ना इस चीज़ अल्जाइमर डिजीज़ का शिकार होते हैं वो चूँकि उनकी रिसेंट मेमोरी लॉस होता है तो वो जो है ना अगर कोई बात कहनी हो तो वो रिपीट करना शुरू हो जाते हैं, जब क्वेश्चन जो है ना बार बार एक ही क्वेश्चन पूछना शुरू हो सकते हैं। फिर यह कि वो अपनी गुफ्तगू बोलना शुरू कर देते हैं, अपॉइंटमेंट्स या इवेंट जो है जो उनकी हैं वो बोलना शुरू हो जाती हैं, और फिर यह कि कोई अगर उनकी जो चीज़ है वो खोना शुरू कर देते हैं, मतलब वो मतलब किसी एक जगह पे कोई चीज़ रख के वो भूल जाते हैं, या फिर ऐसी जगह पे वो रख देते हैं जहाँ पे कोई इसकी तुक नहीं बनती। फिर इवन ये कि जब वो किसी जगह पे जाते हैं, इवन वो उन्होंने मतलब जिस जगह पे मतलब हालांकि वो देखी भाली भी जगह हो तो वो भी वहाँ पे भी वो भूल जाते हैं कि किस जगह पे वो आ गए हैं। फिर यह कि इवन जब ज़्यादा कंडीशन वो ज़्यादा वर्सन होना शुरू हो जाती है कि इवन वो अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम और डेली के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भूलना शुरू हो जाते हैं, और फिर यह कि उनको फिर सही वर्ड्स चूज़ करने में मुश्किल हो जाती है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, फिर यह कि जो उनकी जो थिंकिंग एंड रीजनिंग पे भी असर पड़ता है, मतलब जो है ना उनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ता है, और
मतलब वो नंबर दोबारा बोलना शुरू हो जाते हैं जो है उसके बाद फिर मल्टीटास्किंग तो और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उनको, जो अपना फाइनेंस मैनेज करने में, चेक बुक्स और जो है ना बिल पे करने, टाइम पे करने में मुश्किल पेश आ सकती है। और फिर ये कि इसमें जो उनका जो जजमेंट का और डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो है ना कोई सोशल गैदरिंग में वो बंदा गया है तो वो जो है ना इनअप्रोप्रिएट किस्म के वो कपड़े पहन सकता है जो उसके लिए मौजूद नहीं है। और फिर एवरीडे जो प्रॉब्लम होती है, मिसाल के तौर पे खाना अगर चूल्हे पे रख के वो भूल जाते हैं और वो खाना जल सकता है, तो इस तरह फिर ड्राइविंग से अगर वो कर रहे हैं तो फिर अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन हो सकती हैं। फिर यह कि जो जो उनकी जो प्लानिंग और जो एबिलिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे कोई खाना बनाना हो या कोई फेवरेट गेम खेलनी हो, तो वो जो है ना उस पर बड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं जब जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। फिर आस्ता आस्ता जब बहुत ज़्यादा डिजीज़ आगे मतलब प्रोग्रेस करती है तो जो बेसिक टास्क होते हैं, मिसाल के तौर पे इवन वो जो कपड़े पहनना और बाथ लेना, वो भी जो है ना उनको भूल जाता है कैसे मतलब करते लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पर्सनालिटी और बिहेवियर में चेंजेस आ सकती हैं, जिसमें मतलब डिप्रेशन उनको हो सकता है। इसके अलावा फिर सोशल विड्रॉल हो सकता है, उनके मूड जो है ना वो स्विंग हो सकते हैं, दूसरों पे वो एतबार नहीं करते। फिर ये कि इरिटेबल हो सकते हैं, एग्रेसिवनेस उनके तबीयत में आ सकती है, अपनी उनकी नींद की हैबिट्स में चेंज आ सकती है, वो ऐसे आवारा गर्दी शुरू कर सकते हैं, इनहिबिशंस का वो एक तरह की ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। फिर यह कि कोई ऐसे डिलीजन आ सकते हैं कि जैसे उनको इज़हार कर सकते हैं कि कोई चीज़ उनकी चोरी हो गई है। फिर यह कि कुछ ऐसी, यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करना चाहूँ, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो प्रिजर्व रहती हैं। मतलब ये कि जो कई इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो कई लंबे अरसे तक हो जाए ना, इवन दूसरी जो सिम्टम मैंने अभी बताई हैं वो अगर मतलब ज़्यादा सिम्टम वर्सन भी हो जाएं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल प्रिजर्व रहती हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे रीडिंग की सलाहियत उनकी, या फिर जो बुक्स लिसनिंग की जो है, ठीक है, या फिर किसी जो बच्चों को स्टोरी सुनाने की, या इस तरह की सिंगिंग, या फिर म्यूज़िक लिसनिंग, और इस तरह की जो ड्राइंग वगैरह थी, डांसिंग वगैरह जो है ना, और कोई क्राफ्ट को बना रहे हैं, तो वो ये चीज़ें जो उनकी सलाहियतें जो है ना वो काफ़ी अर्से तक एक तरह की वो प्रिजर्व रहती हैं। क्योंकि जो है ना कि बेसिकली ये जो सलाहियतें मैंने बताई हैं वो कुछ ऐसे ब्रेन के पार्ट्स कंट्रोल करते हैं जो है वो मतलब बहुत आगे जाके एडवांस स्टेज की जो मतलब ये अल्जाइमर डिजीज़ पहुंच जाती है, तब जाके वो ब्रेन के पार्ट्स जो है ना वो अफेक्ट होते हैं, इसीलिए ये चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं। तो इसमें यह है कि जब ऐसी इस तरह की चीज़ें नज़र आपको सिम्टम्स शुरू हो जाएं, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर नोटिस करे, तो ज़रूर आप डॉक्टर से रब्ता करें। अब मैं इसकी कॉजेज़ बताता हूँ कि क्या रीज़न होती हैं जो इससे वजह से ये मतलब बीमारी होती है। इसकी कोई एग्जैक्ट काज है जो पूरी तरह अभी तक जो रिसर्च हो रही है उसकी सही तरह मतलब साइंस इतनी समझ नहीं पाई, लेकिन यह कि बेसिक लेवल में आपको ये बता दूँ कि जो ब्रेन में प्रोटीन होते हैं ना वो उनका फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके जो ब्रेन सेल हैं जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं, और वो जो है उनका ज़रा फंक्शन डिसरप्ट हो सकता है और कुछ टॉक्सिक इवेंट्स शुरू हो जाते हैं। तो न्यूरॉन जब डैमेज होती हैं तो फिर इसके एक दूसरे के साथ कनेक्शन उनका वो ख़राब हो जाता है न्यूरॉन्स का एक दूसरे के साथ, तो वो जो है ना इवेंचुअली वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसमें यह होता है कि साइंस ये नतीजे पे पहुंची है कि कई जो ज़्यादातर जो अल्जाइमर डिजीज़ के लोग हैं ना वो एक तरह की मतलब कम्बिनेशन है जेनेटिक फैक्टर्स का, मतलब जिसकी वजह से ये होती है। लाइफस्टाइल और फिर एनवायरमेंटल फैक्टर भी आपके जो दिमाग पे असरअंदाज होते हैं। फिर यह कि कुछ 1% लोगों में ये भी है कि कुछ स्पेसिफिक जीन चेंजेस जो है ना वो अगर हों तो उसमें वो एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर यह कि इसमें जो जब रिसर्च वो हुई है तो उसमें क्या है कि जो उसमें दो किस्म के प्रोटीन का रोल सामने आया है। एक तो ये कि प्लाक्स बन जाते हैं, जो बेसिकली एक जो वो है एक बीटा एमाइलाइड है, वो एक जो प्रोटीन है एक छोटा टुकड़ा या फ्रेगमेंट कह सकते हैं बहुत बड़े प्रोटीन का जो बीटा एमाइलाइड होता है। तो जब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं जो बीटा एमाइलाइड इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो वो एक तरह का उनकी वजह से न्यूरॉन्स पे टॉक्सिक असर पड़ता है, और फिर जो सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। और जब ये क्लस्टर जो है ना ये इकट्ठे होते हैं तो फिर बहुत बड़े वो
बड़े बड़े प्लैक्स बन जाते हैं जिनको हम एमाइलॉइड प्लैक्स कहते हैं, जिसके साथ कुछ सेलुलर डेब्रिस भी मिक्स हो जाते हैं। फिर दूसरा ये है कि जो टैंगल्स बन जाते हैं, उसमें यह है कि जो प्रोटीन, एक किस्म की प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं टाउ प्रोटीन्स, वो बेसिकली न्यूरॉन की जो इंटरनल सपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं। अच्छा, तो उसमें जो है, जो अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि जो टाउ प्रोटीन्स आपकी उसकी अपनी उनकी शेप चेंज हो सकती है, और जो ना वो एक तरह की जो ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, जिनको हम न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल्स जब बनते हैं तो वो आपकी जो वो न्यूरॉन्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे असरअंदाज होते हैं, और फिर जो सेल पे वो ये टॉक्सिक होते हैं। तो ये आप समझ लें कि प्लाक्स और ट्रायंगल्स का इसमें रोल है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो इसमें रिस्क फैक्टर कहते हैं। रिस्क में यह है कि एज एक फैक्टर है कि जो ज़्यादा एज के लोग, मतलब 65 प्लस ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। फिर यह कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो और ज़्यादा मतलब इस चीज़ का वो शिकार हो सकते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ का। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स का भी रोल है। एक एपोप्रोटीन ई जीन का भी मतलब थोड़ा सा उसमें रोल है। अच्छा, इसके अलावा फिर जो डाउन सिंड्रोम के जो लोग होते हैं जो है वो, उनको ज़्यादा ये जो है ना इस बीमारी लगने का चांस होता है। तो फिर ये कि मेल फीमेल में वैसे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये कि क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा देर ज़िंदा रहती हैं तो उनको जो है ना उनको इस चीज़ का वो जो है ना वो ज़्यादा एक तरह का वो इसका शिकार होती हैं। मतलब क्योंकि वो ज़्यादा देर ज़िंदा रहते तो उनका ज़्यादा तादाद इस बीमारी में ज़्यादा होती है। फिर एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं MCI, माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो बेसिकली मेमोरी में और थिंकिंग स्किल में एक डिक्लाइन होता है। मतलब जो नॉर्मल पर्सन की एज के हिसाब से, मतलब जिन लोग MCI का शिकार होते हैं वो जो एज, एक तो जो नॉर्मल पर्सन की एज के हिसाब से थोड़ा बहुत डिक्लाइन आ जाता है, उससे कुछ ज़्यादा होता है, तो ये MCI कंडीशन है। तो वो जो है MCI वालों को तो डिमेंशिया का ज़्यादा रिस्क होता है। तो ज़्यादा डिमेंशिया का रिस्क होगा तो फिर अल्जाइमर डिजीज़ का भी रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा फिर जिन लोगों को हेड इंजरी आई है, ट्रामा का केस है, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। एयर पोल्यूशन का भी रोल है, जो ट्रैफिक एग्जॉस्ट जो है ना वो है, मतलब है उसके फ्यूम्स, और जो है ना बर्निंग वुड जो है ना एक ज़्यादा रिस्क है डिमेंशिया का। तो डिमेंशिया होगा तो ज़्यादा और अल्जाइमर डिजीज़ का भी रिस्क बढ़ता है। फिर जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, उनको भी जो है ना वो ज़्यादा रिस्क है। फिर जिनको लोगों की जो नींद की जो नींद सही तरह नहीं आती या नींद को मुश्किल होती है किसी, उनको भी ज़्यादा रिस्क होता है। फिर जो भी चीज़ें जो आपकी जो दिल की जो मतलब जो है ना दिल की जो पे असर, नेगेटिव असर होते हैं जिनका, वो भी अल्जाइमर डिजीज़ का भी उस पर नेगेटिव असर होता है। मिसाल के तौर पे जो बंदे एक्सरसाइज नहीं करते, या जिन लोगों को मोटापा है, स्मोकिंग जो करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर डायबिटीज़ जिनकी पुअरली कंट्रोल है, टाइप 2 डायबिटीज़, उनको जो है ना मतलब जितने भी बीमारियों का जिस पे हार्ट से ताल्लुक़ है ना, हार्ट से ज़्यादा मतलब हार्ट की बीमारियाँ जो चीज़ बढ़ाती है वो जो है ना अल्जाइमर डिजीज़ को भी बढ़ावा देती हैं। डायबिटीज़ पे तो इसी चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो, 4 वीडियो उर्दू में है, 2 इंग्लिश में है, तो वो आप जो है ना वो ज़रूर देखिएगा, बड़ी मालूमाती वीडियो है। अच्छा, फिर ये इधर है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मतलब जो फैक्टर बताए हैं हार्ट डिजीज़ को जो बढ़ाती हैं, उसमें अगर आप उनको मॉडिफाई करें तो अल्जाइमर डिजीज़ का थोड़ा रिस्क कम हो सकता है। अच्छा, फिर यह कि जो एक ये चीज़ भी जो सामने आई है कि जो लोग ज़्यादा मतलब लाइफ लॉन्ग एक तरह पढ़ते रहते हैं, मतलब जो है ना स्टडी करते रहते हैं, उनमें इस चीज़ का रिस्क कम है। स्टिमुलेटिंग जो ब्रेन को मतलब जो एक्टिविटी स्टिमुलेट करती हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा कम पढ़ा लिखा है और हाई स्कूल से भी कम है, तो उसको जो है ना ये समझने का अल्जाइमर डिजीज़ का ज़्यादा रिस्क है। तो यह नहीं कि एक तरह का ये कह लें कि जिन लोगों जो ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हैं इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज़ में, रीडिंग में, या कोई इस तरह के रिसर्च वाले चीज़ों में, तो वो उनका जो है ना उनको रिस्क कम है। अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको बता देता हूँ। उसमें ज़ाहिर है जो मेमोरी का जो फ़र्क पड़ता है, फिर लैंग्वेज का जो लॉस भी हो सकता है, जजमेंट इम्पेयर हो सकती है, और ये कि वो जो है उसमें फिर कोई और बीमारी लगी हो तो उनको वो उनको डॉक्टर को बताने में मुश्किल पेश आ सकती है। ठीक है,
फिर ये कि इसके अलावा फिर जब लास्ट स्टेजेस पे जो अल्जाइमर डिजीज़ पहुंचती है तो फिर इसमें इंसान की जो बेसिक जो वाइटल फंक्शन है जो इस तरह के वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे बैलेंस का जो कंट्रोल ख़राब हो सकता है, स्वालविंग में डिफ़िकल्ट होती है, ब्लैडर और बाउल कंट्रोल में मुश्किल हो सकती है। तो इसकी वजह से फिर यह है कि अगर लेट से स्वालविंग में डिफ़िकल्टी हो तो वैसे फेफड़ों में फूड इनहेल कर सकते हैं या लिक्विड या जिस पे एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है। फिर उनके नमूनिया को या कुछ और इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी वजह से जब इस तरह के ज़्यादा फंक्शन ब्रेन के डिस्टर्ब हो जाए वो फॉल्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का शिकार होते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं हो सकती हैं, माउथ सोर और टूथ डिके। ये तो कॉम्प्लिकेशन होगी। अब आ जाते हैं इसकी प्रिवेंशन। तो बेसिकली इसको कोई ख़ास प्रिवेंशन नहीं है कि एक तरह का मतलब जो है ना, लेकिन यह कि मैंने बताया ना कि जो हार्ट की जो बीमारियां जो बढ़ाती हैं चीज़ें, मिसाल के तौर पे लैक ऑफ एक्सरसाइज और इस तरह मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट, तो ज़ाहिर है उन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल करेंगे, मतलब अच्छी डाइट लेंगे, मतलब मिसाल के तौर पे फ्रेश फ्रूट्स वाली ज़्यादा डाइट लेंगे, ठीक है, और मतलब बैलेंस डाइट लेंगे तो वो इस चीज़ का रिस्क कम हो, मतलब थोड़ा कम हो सकता है। एक्सरसाइज आप रेगुलरली करें तो ये चीज़ मतलब जो ना, मतलब जो भी चीज़ें हार्ट के लिए नुकसानदेह है ना, वो ये समझ लें अल्जाइमर डिजीज़ के लिए भी मतलब उनको बढ़ावा दे सकती हैं। तो अगर वो चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे तो इस पर थोड़ा मतलब यह कि बेहतर असर हो सकता है अल्जाइमर डिजीज़ के मतलब जो ना ज़्यादा, ताकि मतलब ज़्यादा मतलब जो ना उसको नुकसान होने से थोड़ा बचत हो सकती है। अब आ जाते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो इसमें यह होता है कि जब हम पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और सारा उसकी मतलब जो है ना तफसील से पूछते हैं। फिर उसको जो है ना उनको हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और काजेज का हमें शक हो कि ये डिमेंशिया की कुछ और रीज़न है, मतलब जो कोई और रीज़न है जो मेमोरी को डिस्टर्ब करी, उसकी हम टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रेडिशनली तो यह अल्जाइमर डिजीज़ पहले तो वो डायग्नोज एक तरह की उनका आफ्टर डेथ ही होती थी कि मतलब जब ब्रेन को एग्जामिन किया जाता था माइक्रोस्कोप से, इसमें जो मैंने बताया ना शुरू में, प्लाक्स और टैंगल्स बन जाते हैं। लेकिन यह कि अभी जो है जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो कुछ अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं। मिसाल के तौर पे पेट स्कैन से तो वो जो है ना वो एक तरह का जो है ना डायग्नोसिस ईजी हो जाता है। फिर यह कि मैं अगर एमिलाइड और टॉप प्रोटीन्स का जो प्लाज्मा या CSF में फ्लूइड जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें उसकी मेजरमेंट्स ली जा सकती हैं, ठीक है जी। तो ये तो फिर ब्रेन मतलब जो है इसके ब्रेन इमेजेस में फिर ज़ाहिर MRI CT स्कैन वगैरह कराया जा सकता है। तो लेकिन यह कि मैंने जैसे बताया ना पेट स्कैन का इसमें थोड़ा ज़्यादा रोल है जिसमें इसका डायग्नोसिस थोड़ा वो ईजी हो सकता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट में जिसकी जो मतलब जो मेमोरी सिम्टम्स और कॉग्निटिव चेंजेस आती हैं ना, उसको एक तरह के ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मतलब जो कॉग्निटिव चेंजेस हैं और मेमोरी की प्रॉब्लम, उसमें दो तरह की ड्रग्स जो कॉमनली यूज़ होती हैं। एक तो पहला जो ग्रुप है वो है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। ये बेसिकली जो सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन बढ़ाती हैं, क्योंकि जो केमिकल मैसेंजर होता है उसको प्रिजर्व करके, ठीक है। मतलब जो है ना ये बेसिकली वो चूँकि ब्रेन ये जो केमिकल मैसेंजर है वो अल्जाइमर डिजीज़ वाले पेशेंट में डिप्लीट हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो उस कोलिनेस्टरेज जो है ना उसको वो कोलिनेस्टेट, उसके लिए कोलिनेस्टेट इनहिबिटर ड्रग देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी एक्टिविटी कम ना हो। इसकी वजह से कोलिनेस्टेट इनहिबिटर जो है ना वो आपकी न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम को जो है ना इम्प्रूव कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया ना जो पहले एजुटेशन या डिप्रेशन हो गया। तो जो कॉमनली जो ड्रग्स कोलिनेस्टेट इनहिबिटर्स आती हैं उनके मैं कुछ नाम बताता हूँ। डोनाजिपैब जो है एरिसेप्ट के नाम से आती है, वो काफ़ी इसमें यूज़ होती है। फिर ग्लेंटामीन एक ड्रग है जो रेदाडाइन ER के नाम से आती है। फिर रिवास्टिगमीन एक ड्रग है, एक्सीलॉन के नाम से आती है। तो ये इसमें यूज़ होती हैं। इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़ा आपको बता दूं इन ड्रग्स का, जिसमें डायरिया, नाजिया हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है।
फिर जो जिन लोगों को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उनमें इन मेडिसिन का कुछ एक थोड़ा सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जैसे कार्डियक अरिथमिया। फिर अच्छा, जो दूसरा ग्रुप ड्रग है उसको में जो ना वो एक ड्रग आती है मेमेंटाइन के नाम से, जो नेमेंडा के नाम से अवेलेबल है। ये बेसिकली आपकी जो ब्रेन सेल कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो है ना वो यूज़ होती है। मतलब जो है ना मतलब उसका रोल है, जो आपकी जो सिम्टम प्रोग्रेस करती है ना, जो ख़ासतौर पे मॉडरेट टू सीवियर जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है, तो ये उसमें ये यूज़ होती है मेमेंटाइन। तो कभी कभी ये कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर के साथ साथ भी दी जा सकती है। तो इसके भी थोड़े रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे डिजीनेस, कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, फिर जो पिछले साल जो है ना मतलब 2021 जून में जो FDA अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एक नई ड्रग अप्रूव की है जिसका नाम है एडुकैनुमैब, ठीक है, जो एडुहेल्म के नाम से आती है, जो कुछ मतलब जो अल्जाइमर की डिजीज़ के केसेस में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसमें ये, लेकिन FDA ने यह भी कहा कि इस पर फर्दर स्टडीज़ भी होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसमें ज़ाहिर है, इसमें जो चूँकि मेमोरी का डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें वैसे ओवरऑल पेशेंट की मैनेजमेंट ज़रूरी है, मतलब जो है ना उसके लिए, ताकि सेफ़ और सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हो। यानी कि मिसाल के तौर पे वो चीज़ें चूँकि भूल जाता है तो उसकी जो कीज़ हैं, वॉलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, वो उनको सही तरह मतलब जो ऐसी जगहों पे रखें जहाँ पे गुम होने का ख़दशा ना हो। फिर जो है ना मेडिकेशन उन्हें सिक्योर लोकेशन में उनको रखनी चाहिए, ठीक है। फिर ये कि जो जिस आपकी फैमिली में कोई अगर अल्जाइमर डिजीज़ का शिकार हो तो उसको हमेशा उसको मोबाइल फ़ोन देना चाहिए, ताकि जो है ना कोई जो केयर गिवर है उसका जो, या उसका फैमिली मेम्बर है, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सके। फिर ये कि आप जो है डोर्स विंडोज़ में अलार्म सेंसर लगा सकते हैं, और अपनी अपॉइंटमेंट रेगुलर उस पर वो जो है ना चेक करते रहें ताकि वो भूले ना। फिर यह कि आप वो घर में वाइट बोर्ड का या कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो डेली स्केड्यूल है वो मुतासर ना हो, ठीक है। इसके अलावा फिर यह कि ज़ाहिर है उसको, अगर वो बंदे को एडवांस स्टेज में है तो कोई भी घर में ऐसी चीज़ है जिससे गिरने का ख़तरा हो तो उन चीज़ों से आप वो मतलब थोड़ा मतलब परहेज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें जो भी घर में मौजूद हैं, और मिसाल के तौर पे अगर किसी घर में ज़्यादा शीशे लगे हैं तो वो जो है ना, कुछ लोग ज़्यादा शीशा देखते हैं जो अल्जाइमर डिजीज़ वाले, जो है ना वो उनको जो है ना उसके इमेज से वो जो कंफ्यूज हो सकते हैं, फ्रैटनिंग हो सकते हैं उनके लिए। तो जो भी चीज़ मतलब उनके जो अल्जाइमर डिजीज़ वाले पेशेंट्स को डिस्टर्ब करती है वो आप घर में उसको हटा सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ी अल्टरनेटिव मेडिसिन का थोड़ा बता देता हूँ। अल्टरनेटिव मेडिसिन में वैसे तो कुछ वो इतना ज़्यादा ख़ास रोल नहीं है, लेकिन विटामिन ई का कहते हैं, जो कि अगर 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स लिए जाएं तो वो जो ना कुछ लोगों में इसकी प्रोग्रेशन जो ना, ख़ासतौर पे जो माइल्ड और मॉडरेट के केसेस उसमें जो ना वो मतलब प्रोग्रेशन स्लो कर सकती है। अच्छा, लेकिन ये कि इसके लिए भी फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन ये कि क्लिनिकल स्टडीज़ में इसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिला। फिर ये कि करक्यूमिन जो एक हर्ब आता है जो टर्मरिक में होता है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके ब्रेन के जो केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं करक्यूमिन पे, उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिला अल्जाइमर डिजीज़ वाले पेशेंट को। फिर एक जिनको एक प्लांट एक्सट्रैक्ट आता है जिसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो लेकिन यह कि काफ़ी एक स्टडी हुई है बड़ी, तो इसमें इसका गिनगो का कोई ख़ास बेनिफिट सामने नहीं आया अल्जाइमर डिजीज़ में। इसी तरह मेलाटोनिन है जो आपकी जो रेगुलेट्स वो स्लीप को रेगुलेट करता है, तो उसकी पे कुछ रिसर्च हुई है। तो लेकिन यह कि कुछ इसमें एक नेगेटिव चीज़ मेलाटोनिन में सामने आई है कि वो पेशेंट का जो डिमेंशिया के पेशेंट का मूड वो वर्सन कर सकता है। तो इस वजह से मेलाटोनिन का भी कोई ख़ास रोल नहीं है, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ी इसकी लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडी बताता हूँ। तो ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने जैसे बताया ना शुरू में कि जो भी हार्ट की जो प्रॉब्लम होती हैं, मिसाल के तौर पे जो बंदे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते तो वो हार्ट की प्रॉब्लम जो भी बढ़ाती हैं, तो ज़ाहिर है
आप एक्टिव थोड़ा रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ये अल्जाइमर डिजीज़ पे भी थोड़ा अच्छा असर पड़ेगा। फिर ये कि आप जो है न्यूट्रिशन अपनी हेल्दी हेल्दी फूड रखें, फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाएं, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको थोड़ा रेस्टलेस करती हैं, मिसाल के तौर पे कॉफ़ी वगैरह वो ज़्यादा ना पिए, अपनी मतलब जो स्लीप को आप मतलब इंटरफियर ना करें। सप्लीमेंट मिल्क शेक जो प्रोटीन पाउडर के साथ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब आपको ईटिंग में मुश्किल पेश आए। इस तरह आप सोशल एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो मतलब आपके लिए मुफीद साबित होती हैं। मिसाल के तौर पे रीडिंग बुक्स है, लिसनिंग बुक्स की लिसनिंग वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सोशल इवेंट जो ना या जो सीनियर के सोशल इवेंट्स हैं मेमोरी केयर सेंटर पे, या जो वैसे कोई इवेंट्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों के साथ अपनी अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैंने तो काफ़ी कोशिश की है कि दरिया को कूजे में बंद करें। तो उम्मीद है कि इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई ट्रीटमेंट का पूछना हो या कोई और भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। फिर ये कि अगर आपको कोई ऐसी वीडियो और मतलब कोई ऐसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं जिसकी वीडियो इस चैनल पे अभी तक मौजूद नहीं है, आप चैनल्स को अच्छी तरह सर्च करें तो अगर आप काफ़ी बीमारियों के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर तो कोई ऐसी मतलब बीमारी है आपको या आपके कोई रिलेटिव को जिसकी वीडियो अभी तक मौजूद नहीं है, ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं उस बारे में वीडियोज़ अपलोड करूँगा। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।